हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्लास 9th का चैप्टर 9th और लेक्चर 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर आप सिंपल कहो लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे जिनको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन नाम से जानते हैं। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टडी कैसे हुई, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो न्यूटन से पहले आए थे एक साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। उन्होंने कुछ स्टडी की। उस टाइम तक ये कोई रूल वगैरह नहीं आए हुए थे। और ये जो एक बात और, ये जो न्यूटन्स लॉज हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे ऑलमोस्ट ये जो तीनों लॉज हैं ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स में एप्लीकेबल है, हर जगह पे इनका यूज़ होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये न्यूटन्स के तीनों लॉज को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। जो भी समझना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हर छोटी से छोटी बात पूछें। बस आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब तक स्टडी स्टार्ट की तब तक ये मोशन के लॉज वगैरह कुछ नहीं आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की और उन्होंने देखा कि मान लो उन्होंने ऐसे एक कोई इंक्लाइंड सरफेस लिया, उसकी दूसरी तरफ इन्होंने एक और सेम इसी एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस एक और लिया, बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा ही बॉक्स एक और लिया उन्होंने, इस तरीके से कुछ। तो उन्होंने एक कोई मार्बल ली, कोई बॉल वगैरह ली, जो यहाँ से उन्होंने ऐसे सिंपली बस छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि ये नीचे गई, ऐसे छोड़ने पे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी और ऐसे जाकर फिर क्या करेगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी और फिर वापस ऐसे आएगी, फिर वापस ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। उन्होंने कुछ कंडीशंस मानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस के और इस मार्बल के बीच में वो ज़ीरो है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक आइडियल कंडीशन ये मानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ना ही कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे, ना ही कोई एयर का रेजिस्टेंस लग रहा, ना ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा, ना ही इनमें कोई और किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने यहाँ से छोड़ी तो यहाँ पे वो आकर रुक गई और फिर से वापस ऐसे आने स्टार्ट हो गई। तो वो जो बॉल है वो कितनी हाइट पर जाकर रुकेगी, जितनी हाइट से उन्होंने यहाँ से इस बॉल को छोड़ा वो सेम उतनी ही हाइट पर जाकर रुकेगी और फिर वापस आएगी और फिर वापस सेम हाइट गेन करेगी, सेम उसी हाइट तक जाएगी और फिर वापस जाएगी। ये कब था? जब आइडियल कंडीशन मानी उन्होंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो माना और एयर रेजिस्टेंस वगैरह को भी ज़ीरो माना। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम ऐसा करना चाहें तो वो धीरे धीरे करके ऐसे रुक जाएगी। बट जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा तब तक ये नहीं रुकेगी और ये यहाँ तक आएगी और इस साइड भी ये यहाँ तक सेम हाइट तक जाएगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या करके और यहाँ पे जो इसमें टाइम लेगी, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लेगी उतने ही टाइम में ये वापस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये सरफेस था इसको थोड़ा और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ इंक्लाइंड कर दिया, ऐसे इस टाइप में कुछ कर दिया। फिर देखा इन्होंने यहाँ से बॉल छोड़ी तो बॉल ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी और फिर भी ये क्या करेगी, उसी सेम हाइट पर जाकर, यानी कि यहाँ पे जाकर ये बॉल रुक जाएगी और फिर ये वापस आएगी और ये सेम हाइट तक जाएगी और फिर ये वापस जाएगी और इसी सेम हाइट तक आती रहेगी। ऐसे करते करते इसको नीचा करते करते सरफेस को उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इसको बिल्कुल हटा ही दिया
और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस हम ज़ीरो मान रहे हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये बॉल यहाँ से उतरी और यहाँ से ऐसे ऐसे अब ये आगे सीधी मूव करनी स्टार्ट कर देगी। ये कहीं नहीं रुकेगी, जब तक इस पर कोई और फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स और ये रेजिस्टेंस है उनको हम ज़ीरो कर ही चुके हैं। तो ये क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करेगी आगे। क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली ये मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। कब तक, जब तक हम इस पे कोई और फोर्स ना लगा दें तब तक ये चलती ही चली जाएगी। अब देखिए ये अपनी स्टेट को मेंटेन किए हुए यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो यानी कि अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो यानी कि अगर कुछ है भी तो भी सारे फोर्सेस जितने भी हैं इस पे वो बैलेंस्ड हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है इस पे ज़ीरो है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ज़ीरो। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लो आगे से मैं हाथ लगा दूं, अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया कुछ ना कुछ उसके अंदर, तो वो रुक जाएगी। लेकिन अब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ज़ीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये गैलीलियो गैलीली ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस ली थी। तो गैलीलियो गैलीली ने तो सिर्फ ये ऑब्जर्वेशंस वगैरह ली और ये बताया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर इसके फर्दर स्टडी की न्यूटन्स ने। गैलीलियो गैलीली के बाद आए न्यूटन बाबा। उन्होंने इन्हीं के रिजल्ट्स को, ये जो इन्होंने अभी अभी स्टडी किया, हमने स्टडी किया, उन्होंने तो बहुत पहले कर लिया था, तो हमने जो अभी अभी बताया गैलीलियो गैलीली वाला, इसी कंसेप्ट को न्यूटन्स ने फर्दर स्टडी किया, इसके ऊपर और छानबीन करनी स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया, अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहीं से इंट्रोड्यूस किए। इसी कंसेप्ट को देखकर उन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशन बताए। उन्होंने इसी कंसेप्ट से न्यूटन्स के तीनों लॉज अराइज होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने क्या दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने कहा कि जैसे कि गैलीलियो गैलीली ने भी बताया कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नहीं रुकेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने न्यूटन ने कहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये न्यूटन्स का था फर्स्ट लॉ। इसको हम अब देखते हैं लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट remains in state of rest or uniform motion along a straight line unless compelled to change its state by applying external force. तो देखिए ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है उसकी स्टेटमेंट कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा और लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन की भी बात आ गई इसमें कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर ना लगा दें।
तब तक उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि कंसेप्ट आया है गैलीलियो गैलीली की स्टडी से। नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर लो, अदरवाइज़ ये आपकी बुक में भी आपको मिल ही जाएगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनदर नेम है इसी का, क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, अब वो देखिए। पहले तो ये देखो कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया है कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। इनर्शिया क्या है, लिख ही देते हैं। इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain in its state of rest और state of motion along straight line भी लिख सकते हो आप, of motion, सीधा लिख दो स्टेट ऑफ मोशन, बस इतने से ही हो जाएगा। तो इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नेचुरली उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, वो अपने आप से मूव नहीं करेगा। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो वो उसकी टेंडेंसी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपने आप से रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। अगर मोशन में है तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा। नॉर्मल लाइफ में हमारे हर एक जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। इस वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो इनर्शिया भी यही बताता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे, और डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे। और यही हमने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो दोनों की बातें क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम बातें हैं। तो इसीलिए हम कई बार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। अब इनर्शिया पे एक और एग्जांपल देखिए और उसको अच्छे से समझिए कि इनर्शिया को कैसे हम समझ सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई बॉक्स रख रखा है, उसका वज़न है मान लो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का है। मैं आपको कहूँ कि आप इसको खिसका दो, धक्का लगाओ और इसको साइड में कर दो, तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे इसको साइड में। और वहीं पे अगर मैं कहूँ कि एक और बॉक्स पड़ा है जो कि 500 किलोग्राम का है, 500 किलो जिसका वज़न है, मैं उस कहूँ कि आप इसको धक्का लगाओ और इसे साइड में कर दो, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, आप इसे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब देखिए, ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन फिर भी आप इसको मूव करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। मास मतलब आप वज़न से समझ लो एक बार कि इसका वज़न अगर कम है तो इसका मास कम है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो उसका इनर्शिया भी कम होता है। इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के मास पे। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वज़न होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना कम वज़न होगा उसमें उतना ही कम इनर्शिया होगा। अगर ये रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा यहाँ पे, यानी कि ये रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन वज़न कम होने की वजह से इसमें इनर्शिया कम होगा। ये रेस्ट में रहने की इसकी इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है जितनी इसकी है, तो इसको हम मूव करवा सकते हैं क्योंकि इसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी कम है, इसका इनर्शिया कम है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है। ये 500 किलोग्राम का है, वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा।
इनर्शिया ज़्यादा हो गया, मतलब ये रेस्ट में है तो इसके रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इट मीन्स हमें इसको मोशन में लाने के लिए इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल कि किस तरीके से जब जैसे जैसे वज़न बढ़ता है हमारा इनर्शिया भी बढ़ जाता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मान लो कि एक ट्रक है, मान लो एक ट्रक है, उसके ब्रेक फेल हो गए, वो आपकी तरफ ऐसे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोई साइकिल है, कैसे बनाते हैं साइकिल, चलो ठीक है समझ में आ जाएगा ऐसे। या दूसरी तरफ कोई साइकिल है, इसके भी ब्रेक फेल हो चुके हैं, ये आपकी तरफ बढ़ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप साइकिल को आसानी से रोक सकते हो। आप आगे हाथ लगाओगे और उसको पकड़कर रोक सकते हो। क्या आप ट्रक को रोक पाओगे? सिर्फ आप अपने हाथ लगाकर, सिर्फ आपका मस्कुलर फोर्स लगाकर क्या आप ट्रक को रोक पाओगे? ट्रक के आगे तो खड़े नहीं होगे ना, जाकर दूर हटने की कोशिश करोगे वहाँ से कि उसके सामने ना आ जाएं कहीं। तो ट्रक को हम नहीं रोक पा रहे, लेकिन हम साइकिल को रोक पा रहे हैं। दोनों ही क्या है, ये अब मोशन में है। तो इनर्शिया क्या करेगा, इनर्शिया क्या होता है कि अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, अपनी उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो अभी ये मोशन में है तो इनर्शिया की वजह से ये दोनों चीज़ें, ट्रक और साइकिल, मोशन में ही रहना चाहेंगी। हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इनको रोकने के लिए। लेकिन साइकिल का वज़न कम है तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा और हम इसको रोक लेंगे। लेकिन ट्रक का वज़न ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके मोशन में रहने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो है इसको चेंज करना नहीं चाहेगा। चेंज करना नहीं चाहेगा तो मतलब ये रुकना नहीं चाहेगा और इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है मोशन में रहने की कंपैरिजन टू साइकिल। साइकिल की भी टेंडेंसी तो मोशन में रहने की ही है, इनर्शिया की वजह से ये भी मोशन में ही रहना चाहेगी, अपने स्टेट ये भी चेंज नहीं करना चाहेगी। लेकिन इसका मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया कम हो जाता है और इस वजह से हम इसको थोड़ा फोर्स लगाकर ही रोक लेते हैं। तो इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इनर्शिया कम होगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। एक टर्म मैंने यूज़ की, मास। मास क्या होता है? मास बेसिकली वैसे तो वज़न से रिलेटेड होता है कि एक बार ये ऐसे ही समझो आप कि जिस ऑब्जेक्ट का वज़न ज़्यादा उसका मास ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का वज़न कम उसका मास कम। मास क्या होता है? मेज़र ऑफ इनर्शिया होता है, मेज़र ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कुछ और एग्जांपल देखो आप। मान लो आप किसी बस में खड़े हो, ये बस की सरफेस मान लो बस आप, ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाने आते मेरे को। तो मान लो कि आप बस में खड़े हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस क्या है, रुकी हुई, ये बस की सरफेस है जहाँ पे आप खड़े हो। एकदम से अगर बस चलना स्टार्ट कर दे, एकदम से इंस्टेंटली चलना स्टार्ट कर दे, तो आपको क्या है, एक झटका लगेगा और आप ऐसे पीछे की तरफ हो जाओगे। तो वो क्यों होता है? देखिए आप रेस्ट में हो, बस भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में हो, तो इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मूव करना नहीं चाहेगी। लेकिन जैसे ही बस मूव की तो आपके पैर क्या है, आगे की तरफ निकल जाएंगे। बस ने मूव स्टार्ट किया तो पैरों में मोशन जल्दी आ जाएगा, तो पैर तो आगे की तरफ निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। लेकिन अपर बॉडी जो है आपकी, वो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहेगी। तो आपकी अपर बॉडी पीछे रह जाएगी और पैर आपके आगे निकल जाएंगे, तो आपको एक झटका सा फील होगा जैसे कि आप गिरने वाले हो। तो ये वो किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। और इसी तरीके से अगर मान लो बस चल रही है, आप किसी चलती बस में खड़े हो, एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दें तो आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। तो वो क्यों लगता है? आप बस मोशन में है, आप भी मोशन में हो, आपकी स्टेट क्या है, अब मोशन में है, तो आप रेस्ट में आना पसंद नहीं करेंगे इनर्शिया की वजह से। आपकी बॉडी रेस्ट में आना नहीं चाहेगी। लेकिन इंस्टेंट ब्रेक लगने की वजह से
आपके पैरों में तो पैर तो रेस्ट में आ जाएंगे क्योंकि वो और इसके साथ कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगी, वो ऐसे आगे की तरफ चलती ही रहेगी और एकदम से आपको झटका सा फील होगा। फिर आप अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से अपने आप को कंट्रोल करते और गिरने से बच जाते हो। इसी तरीके से जब टर्न्स आते हैं रास्ते में तो आप इधर उधर होते हो, वो भी इनर्शिया की वजह से होता है। तो आप मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लो ऐसे बस चल रही है, अगर लेफ़्ट साइड में टर्न आया, बस एकदम से लेफ़्ट साइड में मुड़ गई, तो आप कौन सी साइड, इनर्शिया की वजह से आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे या राइट साइड में जाएंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप डिस्कस करना और नेक्स्ट लेक्चर में बताना मुझे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और आई थिंक आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा, जिसको हम अनदर नेम है जिसका लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।